सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इन दोनों के स्कूल लाइफ को देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों जब अपने हाई स्कूल में हुआ करते थे तब हमेशा ही रियू अपने साथ सियोंगो को किसी न किसी पार्ट टाइम जॉब पे अपने साथ लेकर जाया करती थी ताकि वो उन पैसों से अपने कुछ खर्चों को पूरा कर सके। और इस बार भी उसने सियोंगो को बहुत ही जिद करके यहाँ पे लाया हुआ था। वैसे तो सियोंगो यहाँ पे नहीं आना चाहता था, लेकिन रियू की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पे काम बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन रियू उसे ऐसा करने नहीं देती है। वो उसके पैरों को कसकर पकड़ लेती है और उसे वापस से बर्तन धोने के लिए कहती है, जिस वजह से सियोंगो को मजबूरी में सही लेकिन उसे उसकी हेल्प करनी पड़ती है। बाद में रियू वहाँ से जाने के बाद एक शॉप पे जाती है और मिले हुए पैसों से अपने रूम्स को डेकोरेट करने के लिए कुछ चीजें खरीदने लगती है, जिसे देखकर सियोंगो उसे कहता है कि तुमने इतनी सारी मेहनत इन सारी चीजों के लिए की थी। रियू अपने लिए कुछ चीजें खरीदने के बाद अपने मॉम के लिए ब्रॉच खरीदती है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वापस से हम प्रेजेंट वाली कहानी पे आते हैं। यहाँ पे मॉम्स उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुमने ये सारी चीजें क्यों की, क्या तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें चीट किया था। रियू बात को पलट देती है। तब उसकी मॉम उसे फिर से पूछती है कि आखिर तुमने अपनी जॉब को क्यों छोड़ दिया था। तब रियू उसे बताती है कि मैं पिछले 10 सालों से एक ही काम करते करते थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे अपनी लाइफ में कुछ ब्रेक चाहिए और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मैं सोऊं, घूमूं और कोरियन फूड खाऊं। ये सारी बातें सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं। रियू कहती है कि इसमें मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मैं इसमें फ्री रहना चाहती हूँ और आराम से घूमना चाहती हूँ। ये सारी बातें सुनकर तो वो गुस्सा हो जाती है और रियू को मारने लगती है। तभी डैड बीच में आ जाते हैं और उनकी लड़ाई छुड़ा देते हैं। इसलिए रियू की मॉम उससे गुस्सा हो जाती है और सुबह होने पे भी उसे बात नहीं करती है और वो उसे अवॉइड करने लगती है। सुबह होने पे रियू से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड और सियोंगो आए होते हैं। ये सारे लोग एक साथ बैठ कर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी रियू और रियू के भाई में लड़ाई होने लगती है, जिसे देखकर तो मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके गुस्से की वजह से ये दोनों अपनी लड़ाई शांत करके फिर से नाश्ता करने लगते हैं। जब इन सब का नाश्ता कंप्लीट हो जाता है तब मॉम रियू से पूछ लेती है कि आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आई हो और तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया। तब रियू उसे वही बात बताती है जो बात उसने अपनी मॉम को बताई थी। अब इसके बाद मॉम अपने काम की वजह से यहाँ से चली जाती है और तभी यहाँ पे सियोंगो आ जाता है। जब वो आता है तब वो देखता है कि रियू के कमरे में काफी ज्यादा सामान होता है और वो वहीं पे अपने बेड को लगाकर वहीं पे सोई होती है लेजी की तरह। ये देखकर सियोंगो उसका मजाक उड़ाता है और उसे काफी बातें सुनाने लगता है, जिसे सुनकर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है जो तुम्हें बताना है। ये सुनकर जैसे वो उसके क्लोज जाता है बातों को सुनने के लिए, वो उसे कस के पकड़ लेती है क्योंकि उसे अपना बदला लेना था और वो उसे छोड़ती भी नहीं है। वो उसे कस के प्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से वो जोर से चीखने लगता है। आवाज सुनकर मॉम अंदर आती है और वो उसे छुड़ा देती है। बाद में डांटने लगती है। अब सियोंगो का ऑफिस ओपन होने वाला था, इसलिए वो उसके लिए राइस केक ऑर्डर करती है और रियू के साथ उसे भेज देती है। ऑफिस में आने के बाद पता चलता है कि सियोंगो के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब यहाँ पे आने के बाद रियू सियोंगो के कुछ कॉलीग से बात करने लगती है, क्योंकि हमेशा ही सियोंगो इसी के बारे में इनसे बात कर रहा था, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है। यहाँ पे सियोंगो के कॉलीग्स उसके बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें तुम दोनों के बारे में सारी बातें जाननी है कि तुम दोनों आखिर पहली बार कैसे मिले थे, तुम दोनों में फ्रेंडशिप कैसी हुई थी। ये सुनकर रियू अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताने लगती है और कहती है कि हम दोनों पहली बार 1995 में मिले थे, जब इसकी मॉम हमारे घर के पास शिफ्ट हुई थी। सियोंगो का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए उसे फ्रांसी आता था और इसलिए जब वो यहाँ पे आया था तब उसे काफी लड़के बुली करते थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसकी साइड लूंगी और मैं इसकी फ्रेंड बनकर इसकी देखभाल करूंगी। आगे हमें पता चलता है कि सियोंगो की मॉम अपनी काम की वजह से अपने बच्चे को बेबी सीटर के पास छोड़ती थी, जो कि रियू की मॉम ही उसे चलाती थी। इसलिए ये दोनों यहाँ पे आने के बाद काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और देखा जाए तो तब से ही मैं उसके पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए आ रही हूँ। मैं उसके हर एक जरूरत का ख्याल रखती थी, मैंने उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा। मैं उसे खाना खिलाना सिखाती थी, उसे चॉपस्टिक यूज करना सिखाया, उसे कोरियन भाषा सिखाया, उसे अपने पैसों को किस तरीके से यूज करना है मैंने ये भी सिखाया। साथ ही मैंने उसे ये भी सिखाया कि उसे किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ रहना है। इसी तरीके से मैंने इसकी कई सारी चीजों को ध्यान रखा है और देखा जाए तो कहीं न कहीं मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। कहानी प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे सियोंगो भी इसकी सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि तुम सब इसकी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि इसकी सारी बातें सच नहीं है। मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, मैंने देखा था कि इसके फेस पे मिट्टी लगी हुई थी, साथ ही इसकी नाक भी बह रही होती है, इसलिए मैं इसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये हमेशा ही तोड़फोड़ करती रहती थी और बिना पूछे वो मेरे वॉशरूम में भी चली आती थी। मुझे बिन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और ये अपने हिस्से का बिन्स भी मुझे दे देती थी। ऊपर से यही मुझे लूजर बनाती थी और साथ ही मेरी पॉकेट मनी भी चुरा कर लेकर चली जाती थी और उन सारे पैसों से वो आइसक्रीम खाती थी। इन्हीं सारी बातों को लेकर प्रेजेंट में भी इनकी बहस स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और तभी सीईओ के पास एक कॉल आ जाता है। कॉल लेने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है। इधर में इन सारे आंटीज को देखते हैं जो कि रियू के बारे में बात कर रही होती हैं, क्योंकि कल रात जो कुछ भी होता है ये सारी चीजें इन्होंने देख ली थी और रियू के बारे में चारों तरफ बहुत ही तेजी से बातें फैल जाती हैं कि उसकी शादी टूट चुकी है। जो कि जब उसकी मॉम को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में यहाँ से अपने फ्रेंड के शॉप पे चली जाती है, जहाँ पे उसे जाने के बाद ये पता चलता है कि सियोंगो की मॉम ने अपने बेटे के न्यू ऑफिस की वजह से सारे स्कूल फ्रेंड्स को पार्टी में बुलाया है। ये सारी बातें सुनकर तो रियू की मॉम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को ये बताया था कि उनकी बेटी बहुत ही जल्द शादी करने वाली है और जिससे वो शादी करने वाली है वो काफी बड़ा लॉयर है। लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म हो गई थी, इसलिए वो काफी टेंस हो चुकी थी। इधर रियू का भी किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था, इसलिए ये भी अपने लाइफ के बारे में सोच रही थी। आगे इसकी मॉम को हम देखते हैं कि वो रियू के फियांसे के पास कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं रिसीव करता है। बाद में रियू ये
ये करते हुए अपने मॉम को देख लेती है, इसलिए वो फोन को छीनने के बाद फोन से नंबर को डिलीट करने लगती है और गुस्से में अपनी मॉम से कहती है कि उसे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम सियोंगो को देखते हैं। ऑफिस ओपन होने से पहले ही उसके ऑफिस में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ऑफिस को ओपन नहीं कर सकता है और उसका पेमेंट भी रुक चुका है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से वो एक लॉयर से मिलने आया होता है, जो कि हमारी कहानी के सेकंड मेन लीड दानो होता है। आगे हमें पता चलता है कि रियो वापस कोरिया किस लिए आई थी, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम कर रही थी वहाँ से उसे निकाल दिया गया था और साथ ही जिस पर्सन से वो शादी करने वाली थी उस पर्सन ने भी उसे चीट किया था और इसीलिए वो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वापस साउथ कोरिया आ गई थी। आगे हमें पता चलता है कि उसके मॉम एंड डैड में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आगे रियो घर शाम आते हुए एक अनार का पौधा लाती है, जो कि वो सियोंगो को दे देती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि आखिर तुम इसे अभी क्यों दे रही हो, कल पार्टी में दे सकती हो। तब वो उसे कहती है कि कल मैं बिजी हूँ, इसलिए इस चीज को तुम अभी ही ले लो। नेक्स्ट मॉर्निंग रियो की मॉम उस पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है और उस ब्रिज को ढूंढने लगती है। रियो भी उस ब्रिज को ढूंढती है, लेकिन जब वो नहीं मिलता है तब उसकी मॉम वैसे वहाँ से चली जाती है। जैसा उन्होंने पहले सोचा था कि पार्टी में क्या होना है, एक्जैक्टली इस पार्टी में यही होता है। सारी फ्रेंड्स मिलकर इनका मजाक उड़ाने लगती है, जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो परेशान होकर वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। बट यहाँ पे भी आने के बाद वो अपने बारे में ही बातें सुनने लगती है। उनकी क्लास के फ्रेंड उन्हीं के बारे में बात कर रही होती है कि उसने अपनी बेटी के बारे में इतनी सारी बातें की थी, जो कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें इनकी जितनी भी फ्रेंड्स होती हैं वो अपनी लाइफ में काफी सक्सेस होती हैं, लेकिन यही जो होती हैं वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी नीचे होती हैं, इसलिए सारे फ्रेंड्स मिलकर इनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और अब बेटी की शादी टूट जाने की वजह से ये भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आगे हम रियो को देखते हैं, जो कि उसी ब्रोच को देने के लिए अपने मॉम को उस जगह पे आई होती है। तभी सियोंगो उसे बाहर देख लेता है और उसे अपने साथ पार्टी के अंदर लेकर आता है और कहता है कि कुछ टाइम पार्टी में रुको, उसके बाद फिर तुम यहाँ से चली जाना, और उसके लिए वो कुछ खाने के लिए लाने चला जाता है। तभी यहाँ पे इसकी मॉम आ जाती है। वो अपने मॉम को देकर उसे ब्रश दे देती है। जब मॉम उसे यहाँ पे देखती है तब वो थोड़ी सी घबराने लगती है और वो अपना ब्रश लेकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर उनकी क्लास फ्रेंड उसे यहाँ पे देख लेगी तब वो काफी सारे क्वेश्चन उन्हें करने लगेगी, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। बट जैसे वो यहाँ से जाने वाली होती है, उनके सारे के सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं और उसे उसके बारे में पूछने लगते हैं। अब यहाँ पे मॉम सामने से ही ये बता देती है कि उनकी बेटी ने ये जॉब छोड़ दिया। साथ ही वो झूठ बोलती है और कहने लगती है कि मेरी बेटी ने उस जॉब को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि बाकी अच्छी कंपनियों से उसे भी और भी ज्यादा ऑफर्स आ रहे थे, इसलिए वो बहुत ही जल्द दूसरी कंपनी में काम करने वाली है, इसलिए वो यहाँ पे आई है ताकि हमसे मिलकर वापस यूएसए चले जाए, क्योंकि उसकी असली जगह तो वहीं पे है ना। अब रियो को तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन जब वो लोग घर पे आते हैं तब वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या मैं आपको गिल्ट फील कराती हूँ कि आपने ये सारी बातें कही थी। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी यूएसए वापस जाने वाली हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मॉम आप कभी नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ पे आऊँ, इसीलिए तो आपने मेरे कमरे को भी स्टोर रूम में बदल दिया था। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि ठीक है तुम अपने बैग को पैक करो और कल वापस यहाँ से तुम चली जाना। इतना कहने के बाद वो खुद ही उसके बैग को यहाँ से लेकर जाने लगती है और इसी चेक में उसका बैग नीचे गिर जाता है। रियो अपने मॉम को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मॉम आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर आप मेरे साथ इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हो, जैसे कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मॉम उसे उसकी किसी भी बातों को सुनती नहीं है और कहती है कि मैंने क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर की थी, तुम्हारा जॉब तो इतना अच्छा था, तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स लाए थे जिसकी वजह से तुम्हारा यूएसए में इतना अच्छा जॉब था, तुम आखिर ये सारी चीजें छोड़कर वापस क्यों आ गई हो, तुम मेरी ब्राइड थी, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मॉम की ये सारी बातें सुनकर रियो तो पूरी तरीके से टूट जाती है और कहती है कि मैं कोई ब्राइड नहीं बनना चाहती हूँ, क्या मैं आपकी बेटी बन के नहीं रह सकती हूँ, क्या आप मेरे बारे में अच्छी तरीके से सोच नहीं सकती हो कि मैं वहाँ पे किस तरीके से रह रही थी, मैं वहाँ पे क्या खा रही थी, मैं अपना लाइफ किस तरीके से स्पेंड करी थी, क्या आप मेरे बारे में एक बार नहीं सोच सकती हो। मॉम तो उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनती है और अपनी बातें कर रही होती है, जिस वजह से रियो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो घर से बाहर चली जाती है। बाहर सियोंगो होता है जो कि इनकी सारी बातें सुन लिया होता है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। जब वो देखता है तब वो देखता है कि वो झूले पे काफी ज्यादा शांत बैठी हुई है। वो उसके पास जाता है और उससे बातें करता है। तब रियो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा हंस कर बातें कर रही होती है। साथ ही वो अपने बचपन की कई सारी बातों को याद करके और उसके बारे में बातें करके काफी ज्यादा हंस रही होती है, जिस वजह से सियोंगो को पता चल जाता है कि ये अंदर से काफी ज्यादा टूट चुकी है। इसलिए वो उसे कहता है कि देखो तुम्हें इस तरीके से मुझसे बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम दुखी हो तो तुम रो सकती हो। ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। सियोंगो भी उसके साथ बैठा रहता है ताकि उसे अच्छा महसूस हो। आगे हम मॉम को देखते हैं। मॉम को भी उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है, इसलिए वो उसके बैग को उसके रूम में लेकर चली जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वो रियो के बारे में सोच काफी ज्यादा रो रही होती है कि उन्होंने आज तक उसके साथ कितना ज्यादा गलत किया है। इसलिए वो सुबह होते ही रियो को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन यहाँ पे रियो नहीं होती है, वो सुबह सुबह कहीं पे चली जाती है। आगे हमें पता चलता है कि सियोंगो को एक नया प्रोजेक्ट मिल चुका है, जिसकी वजह से उसके कॉलीग्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शाम को रियो वापस घर आती है और बिना किसी से बात करते हुए अपने रूम में चली जाती है। बट जैसे वो अपने रूम में जाती है वो अपने रूम को चीखती हुए वापस से बाहर आती है, क्योंकि उसका रंग पूरी तरीके से बदल चुका था और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रहा था। इसलिए वो अपने मॉम के पास आकर पूछती है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो गई। पास खड़े डैड उसे बताते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारी मॉम ने सियोंगो ने मिलकर ये सारी चीजें की थी। अब आगे में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुबह में मॉम ने सियोंगो के पास कॉल किया था और सियोंगो ने कुछ ही टाइम के अंदर रियो के कमरे को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रहा था। अब जब ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और इनके बीच का झगड़ा भी खत्म हो जाता है, तब ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है और डिनर करने के बाद सोने के लिए अपने रूम में आती है। जहाँ पे जब वो सोती है तब वो सामने की तरफ देखती है कि काफी सारे स्टार्स लगे हुए होते हैं, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद था और वो हमेशा से अपने रूम को इसी तरीके से डेकोरेट करना चाहती थी और इसके बारे में सियोंगो को भी पता होता है, इसलिए उसने इसके रूम को इस तरीके से डेकोरेट किया होता है। ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है
और सियोंग के पास कॉल करती है इसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन सियोंग उसे परेशान करते हुए उसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं किया है, जिस टेबल को तुम अभी देख रही हो ये वही टेबल है जिस टेबल पे बैठ के तुमने लव लेटर लिखा था और तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। पास में जो ब्लैंकेट है वो वही ब्लैंकेट है जहाँ पे आने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा रोया करती थी जब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब तुम्हारे रूम में ये सारी चीजें वही हैं और तुम्हें याद दिलाएंगी। अब ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और इसे इन सारी चीजों के बारे में बात करने से मना करती है। सियोंग कहता है कि ठीक है लेकिन सोने से पहले कॉटन को सही कर लेना। ये सुनते ही वो कॉटन को सही करने के लिए वहाँ पे जाती है और जैसे वो कॉटन को हटाती है सामने उसे सियोंग दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि कल से तुम इस कॉटन को बंद करके रखना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखूं। ये सुनकर रियो से पूछती है कि क्या तुम अपने शहर वाले घर में नहीं रहने वाले हो। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं मैं अब से यहीं पे रहने वाला हूँ। अब जैसे ये दोनों ये बातें करते हैं इन्हें पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ पे रियो जब अपने कमरे में इस स्टार को लगाने की कोशिश कर रही होती है तभी वो अचानक से गिरने वाली होती है, लेकिन सियोंग उसे बचा लेता है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और इसी सीन के बारे में ये दोनों याद करने लगते हैं। वेल हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ये रोमांटिक कोरियन ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।